आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण। और हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार देखो, होता क्या है कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उस उच्चारण में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती है। ठीक है, उन ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है, अक्षर क्यों? क्योंकि जिनका विनाश ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षर। सर यानी विनाश होता है। ठीक है, सर का अर्थ क्या होता है? विनाश। और इसमें ए उपसर्ग लगते ही इसका जो उल्टा बन गया अक्षर, जिनका विनाश नहीं हो। तो ध्वनियों को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। जब इन ध्वनियों को हम लिखित रूप में लेकर आते हैं, तो लिखित रूप में ध्वनियों को लाने के लिए हमें किन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये अक्षर और वर्ण में ये सूक्ष्म भेद है। ठीक है ना, लेकिन सामान्यतः इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही समझा जाता है। ठीक है, और हम एक ही अर्थ में काम में लेते हैं, अक्षर या वर्ण। देखो, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ठीक है ना, उसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब जो भाषा नाम आ गया, बोलो कि भाषा क्या? भाषा क्या होती है? भाषा एक क्या है? माध्यम है। ठीक है, किसका माध्यम है? अपने विचारों को, विचार विनिमय है ना, विचारों का मतलब संप्रेषण, अपनी जो भावना है, मनोभावना है, उनको प्रकट करने का एक माध्यम है। वो क्या है? भाषा है। और व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र जो हमें क्या सिखाता है? भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। व्याकरण शास्त्र का क्या काम है? भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाना, ये काम है व्याकरण शास्त्र का। तो ये जो छोटी छोटी बातें, काफी बार क्या होता है कि हमें इन चीजों का पता नहीं होता है, तो आज पता हो गया होगा। यह है जो वर्ण। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जो शब्द में उच्चारित ध्वनियां हैं उन्हीं को ही लिखित रूप में वर्ण बोला जाता है। ठीक है, अब इन जो वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? कहा जाता है कि बहुत पहले जो शिव जी है, उन्होंने डमरू बजाया था, अपना डमरू बजाया था, और उनसे क्या हुआ कि जो नाद है, जो आवाज निकली, ठीक है, वो 14 प्रकार की आवाजें निकली, और उन्हीं में विभिन्न ध्वनियां थी, यानी विभिन्न वर्ण थे। वहां से उत्पत्ति मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि वो जो आवाजें कौन सी थी 14 प्रकार की, उन्हें हम बोलते हैं प्रत्याहार। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। ठीक है, और उन सभी को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं?
महेश्वरी सूत्र। क्या बोलते हैं? महेश्वरी सूत्र। क्योंकि शिव जी को हम क्या बोलते हैं? महेश्वर, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं महेश्वरी सूत्र। तो हम देखते हैं, ठीक है, देखते हैं उन 14 सूत्रों को, उन 14 सूत्रों को हम। तो ये देखो महेश्वर सूत्र है ना, 14 प्रकार की जो नाद थी, जो उसमें अलग अलग ध्वनियां इस प्रकार से निकली। जैसे ही शिव जी ने डमरू बजाया, जैसे ए ऊण है ना, रील दिक ए ओम अयौच है ना, हय वरट लन यम गणनम है ना। आपको लग भी रहा है ना ऐसा, जबइये गढ़दस, जब गढ़दस, कपइये स रे हल। देखो एक सूत्र बीच में रह गया है ना, एक सूत्र बीच में रह गया आपके 11 नंबर, ठीक है ना, वो 11 नंबर सूत्र हम लिख लेते हैं, ठीक है। ख फ यानी जो भी दूसरे दूसरे वर्ण है वो है, ठीक है। ख फ छ ठ ठ ठीक है। ये 11वां सूत्र है, ठीक है। 12वां कपइये, 13वां सर हल। अब ये हमने क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन्हीं में ये महेश्वर सूत्र है। टोटल कितने? 14 है। और इन सारे वर्णों को क्या बोलते हैं? प्रत्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यार। और इन सारे प्रत्यारों की संख्या है 42, ठीक है। इनमें 9 तो क्या है? स्वर है, और 33 क्या है? व्यंजन है। जैसे देखो ए ई उ 3, रील री, ये जो बाद वाले हैं ये नहीं है, ठीक है ना, जो अलंत लगे हुए हैं इनको नहीं देखना है आपको। ए ई उ, रील री, ए औ, ठीक है, ए ओ ऐ औ, ये जो है कितने देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो महेश्वर सूत्र के अनुसार जो 9 स्वर 33 व्यंजन है, ठीक है। स्वर का अर्थ क्या होता है? जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हो उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो स्वर है, वो संस्कृत में जो स्वर है 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ह्रस्व में यानी जो मूल स्वर है वो, ये संस्कृत में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई उ, ठीक है, ए ई उ री और लरी, ठीक है, ए ई उ री और लरी। अब देखो दीर्घ स्वर, अब ह्रस्व का अर्थ क्या है? मूल स्वर है, और इनके उच्चारण में जो समय लगता है वो समय कितना लगता है? 1 मात्रा का लगता है। कितना लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व। अब जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर का अर्थ होता है इसमें 2 मात्रा का समय लगता हो। कितना? 2 मात्रा का, वो क्या है? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर संस्कृत में 8 होते हैं, ठीक है, देखते हैं। और दीर्घ स्वर का मतलब क्या हुआ कि जो मूल स्वर तो ये है, तो दीर्घ स्वर इन्हीं से बने हुए होते हैं, ठीक है। आ है, ई है,
बड़ा ऊ है, ठीक है, और बड़ी री है, ए है, आई है, ओ है, औ है, ठीक है। ये हो गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो ह्रस्व से ही मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको पता है ए और ई से ये बनता है ओ, ए और ऊ से ओ बनता है। अब देखो प्लुत स्वर। प्लुत का अर्थ क्या होता है? इनमें तो एक मात्रा का समय लगता है। कितना लगता है? एक मात्रा का। और इनमें दो मात्रा का। इनमें क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को दूर से आवाज लगाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें जो अंत वाली ध्वनि है उसमें बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें समय कितना लगता है? 3 मात्रा का। कितना? 3 मात्रा का, ठीक है। और लिखते कैसे हैं? यही स्वर है, इनके आगे एक बस चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान लो आपने किसी को आवाज लगाई श्री राम, ठीक है ना, तो जोर से आपने जोर दिया कि राम दूर खड़ा है और आपने आवाज लगाई राम, ठीक है ना, तो आपने 3 मात्रा की उसमें जो समय लगाया। तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो, इन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर। तो आज हमने क्या पढ़ा कि वर्ण होते क्या है, कहां से उत्पन्न हुए, ठीक है ना, और किस प्रकार से अस्तित्व में आए और कितने टाइप्स के होते हैं, और उनको भी हमने अलग अलग पढ़ा। इसमें 3 प्रकार के स्वर होते हैं और बाकी है व्यंजन। व्यंजन कितने? 33। कितने? 33। अब हम जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो व्यंजन से पहले स्वर की थोड़ी सी बात। जो हमने ये महेश्वर सूत्र लिखे थे उनका तो प्रयोग किया ही नहीं। तो देखो स्वर को क्या बोलते हैं? अच स्वरा, मतलब जो अच प्रत्याहार में आते हैं, जो इन सब को प्रत्याहार बोलते हैं। तो अच प्रत्याहार में यानी ए से, देखो आप इसको लास्ट वाले को नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। ए से शुरू होकर चे तक जो भी है वो क्या है? स्वर है। तो आप स्वर को, जो स्वरों को किन नाम से जानोगे? अच से। अच स्वरा यानी अच प्रत्याहार क्या है? स्वर है। अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं सारे, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने जब संधि को पढ़ते हैं तो स्वर संधि बोलते हैं ना हिंदी में, लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच संधि। क्या बोलते हैं? अच संधि। क्यों? क्योंकि अच, ए से चे तक सारे क्या है? स्वर है। और इन स्वरों को ए प्रत्याहार से चे तक अच में बोल दिया, यानी अच में क्या हो गया? स्वर। अब देखो व्यंजन स्वरों को मैंने बताया कि आपको 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में क्या होता है? 1 मात्रा, उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ में 2 मात्रा का, और प्लुत में 3 मात्रा का। एक श्लोक से आप समझ सकते हो, 1 मात्रो भवेद ह्रस्वो, यानी 1 मात्रा का समय लगने वाले क्या होते हैं? ह्रस्व। द्विमात्रो दीर्घ में उच्चेते, दीर्घ उच्चेते मतलब दीर्घ कहे जाते हैं, यानी जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ। 2 मात्रा का समय लगने वाले दीर्घ कहे जाते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्द मात्रिकम, मतलब त्रिमात्रा जिसमें होती है, त्रिमात्रा का समय जिसमें लगता है वो प्लुत स्वर होते हैं। और ये मतलब जाने जाते हैं व्यंजनम, व्यंजन, चे अर्ध, संधि विच्छेद करोगे चे अर्ध, ठीक है ना। हो गया कि त्रिमात्रा वाले तो प्लुत स्वर है, चे यानी और, ये जाने जाते हैं व्यंजनम, व्यंजन, अर्धमात्रिकम यानी अर्धमात्रा का जिसमें समय लगता है वही किस नाम से जाने जाते हैं? व्यंजन नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो व्यंजन, व्यंजन को क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, ठीक है। हल प्रत्याहार, ठीक है, यानी है से शुरू होके, देखो यहाँ से यहाँ तक तो स्वर आ गया ना, है से व्यंजन शुरू हो रहे हैं,
और कहां तक आ रहे हैं, लास्ट वाला जो था हमारा क्या था, ले तक पहुंच रहा था, ठीक है ना। ये बाकी मैं मिटा दिए, लास्ट वाला जो 14वां सूत्र था उसमें क्या था, ले पर खत्म हो रहा था। तो हम क्या बोलेंगे उसको, हल, यानी सारे व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे। लास्ट वाला जो 14 नंबर था वो क्या था, 14 नंबर वाला हल था, ठीक है, यानी ले तक ऐसे ही शुरू हो रहा है और ले पर खत्म। अब व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, देखो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। इसमें आप जब संस्कृत की व्याकरण पढ़ते हो तो उनमें आप सूत्रों को ध्यान में रखो, और सूत्रों से इतनी इजी हो जाती है, मतलब कोई चीज है जो समझने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप सूत्र को समझ जाओगे तो अपने आप सारी चीजें आ जाएगी। जैसे मान लो आपने ये 14 सूत्र याद कर लिए, फिर अब स्वर कौन से, व्यंजन कौन से, उनकी समस्या है ही कहाँ, बस अच स्वर है, यानी हे और चे के बीच में जो भी आते हैं वो स्वर है। हल वर्ण है, यानी हे और ले के बीच में जो भी आते हैं वो क्या हो गए, वर्ण हो गए, ठीक है। इसी प्रकार अब व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, सूत्र में देखो आप, का दियो माव सना स्पर्शा, ठीक है। क्या होता है इसमें, का दियो माव सना स्पर्शा, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसका आदि हो, क्या हो, के जिसका आदि हो, और मैं अवसाना, यानी मैं जिसका अवसान हो। अवसान का अर्थ होता है अंत, ठीक है, और आदि का अर्थ होता है शुरुआत। क्या अर्थ होता है, शुरुआत, यानी के से जिसकी शुरुआत हो और मैं पर जो खत्म हो वही क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आप के से शुरू करो, के वर्ग वाले आगे पहले तो, ठीक है, फिर देखो के वर्ग का अर्थ क्या हुआ, के खे गे, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो वैसे भी, ठीक है ना, चाहो तो लिख लो, के खे गे गे, ठीक है ना। ये अब देखो चे वर्ग, शॉर्ट में इनको कू बोलते हैं, इनको चू बोलते हैं, और उनको जो टे से जरूरत है टू बोलते हैं, इस प्रकार से। फिर आएगा ते वर्ग और मे वर्ग। अब आप लिख सकते हो छह में छह छह जैसे ये सबको आते हैं, यानी है कितने, ये 5 ये हो गए, 5 ये 10 15 20 25, कितने हो गए 25। टोटल जो 25 है वो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, देखो और मैं, यानी देखो के से शुरू हो रहा है और मैं पर खत्म, यानी जो जिसका के आदि हो, का के आदि में अवसान हो वही क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखो अंतस्थ, इनको हम क्या बोलते हैं, यण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यण, यानी देखो ये से जो शुरू होते हैं और न पर खत्म, यानी ये व रे, इनको तो गिनना नहीं है, ये व रे ल हो गया ना। और संस्कृत में आप इसी क्रम भी यही होता है इनका, ये व रे ल, ये व रे ल, ये क्या है, ये यण है, ठीक है। अंत्यस्थ का अर्थ हुआ जो बीच में स्थित हो, यानी ये स्वर और व्यंजन के बीच के माने जाते हैं, ठीक है ना। इनमें कौन कौन से आते हैं, ये व रे और ल, ठीक है। अब देखो उष्म यानी गर्म, जिसमें जो ध्वनि है वो गर्म निकले, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सल।
सल प्रत्याहार में आते हैं, ये किसमें आते हैं? सल। सल का क्या अर्थ होता है? देखो से शुरू करो, ले पर खत्म करो, और जो ये मैंने 2-3 वो मिटा दिए थे पहले, ठीक है ना। तो क्या होगा? सल। सल का मतलब से है आएंगे, ठीक है। जैसे जो 13वां सूत्र था है ना, 13वां प्रत्याहार महेश्वर सूत्र था 13वां, क्या था? से रे, और 14वां था हल, ठीक है ना। जो 13वां था वो क्या था? से रे, ठीक है ना। से रे, तो ये हलंत वाला तो गिनना नहीं है, तो से और है, तो से ले तक क्या बोलते हैं? सल। तो ये सल प्रत्याहार में आगे उष्म, से और है, ये हो गए व्यंजन। तो व्यंजन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए, और स्वर भी 3 प्रकार के हो गए। इस प्रकार इनको सूत्रों से, ये देखो महेश्वर सूत्र इस प्रकार से काम आएंगे आपके, ठीक है ना। जैसे ये अंत्यस्थ यण हो गए, जैसे आप संधि में पढ़ोगे कि यण संधि, अब यण संधि में क्या होगा कि उनका परिणाम यण आएगा, यानी ये व रेल आएगा, तब आप उसको नाम यण संधि दोगे। स्वर संधि को आप अच संधि बोलोगे। तो आप शॉर्ट में इनको देख सकते हो। जैसे सल, तो सीधा आपको अगर ये सूत्र याद है तो पता है कि सल क्या होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आज देखा स्वर और व्यंजन और महेश्वर सूत्र, यानी वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उनको कितने प्रकार में बांटा गया है स्वर और व्यंजन में, और स्वर और व्यंजनों के भी उपविभाजन है, उनको भी हमने देखा। अब आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।